नमस्कार, मैं गोविंद सिंह मीना आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और हमारे भूगोल की कक्षाओं की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। हमने लास्ट कक्षा में हमारे पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेशों के बारे में जानने का प्रयास किया। आज हम भौतिक विभागों की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसको आज हम समाप्त कर लेंगे संभवतया। हमने देख लिया था पूरा ये रीजन, पश्चिमी तटीय रीजन। आज हम अध्ययन करेंगे हमारे पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश हैं, पूर्वी तटीय मैदान, इनका हम अध्ययन करेंगे आज। तो इनके बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं को केवल हम देखते हुए चलेंगे। ये जो मैदान है हमने देखा था, यहाँ पे पश्चिमी घाट है। उनके कारण क्या है कि इस पूरे मैदान का जो विकास है, पश्चिमी तटीय मैदान की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक संकरी पट्टी के रूप में हो पाया। और जो विकास इसलिए भी बाधित रह गया क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में नदियों का अभाव है जो अपने साथ अवसाद लाए और मैदानों का निर्माण करें। क्योंकि जो जितने भी मैदान होते हैं उनका निर्माण अवसादों के द्वारा ही होता है, और जब अवसाद नहीं होंगे तो मैदानों का निर्माण कैसे होगा। इस पूरे क्षेत्र में पश्चिमी घाट जनित अवरोध और नदियों की जो अनुपलब्धता है, नदियों के अगर कुछ है भी तो उनमें अवसादों की अनुपलब्धता के कारण पूरा मैदान संकरा रह गया और उसका इतना विकास नहीं हो पाया। लेकिन जो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है हमारा, उसका विकास ठीक ठाक हुआ है। यहाँ से बहने वाली जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि आदि बड़ी नदियां जितनी भी हैं, तुंगभद्रा, भीमा और भी कई छोटी बड़ी नदियां जिन्होंने इस पूरे मैदान को बनाया है। तो ये जो मैदान है विकसित है पश्चिमी घाट की अपेक्षा। और पूर्वी घाट पर्वत भी जो है वो हमने देखे हैं कि गोदावरी, जो कृष्णा के जो डेल्टे हैं उनके समय तो लगभग उनकी अवसाद के चलते और घर्षण के द्वारा इसको लगभग समाप्त कर दिया है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात तो हम इसको बांट के पढ़ते हैं। हम तीन तरीके से इसको पढ़ते हैं। उड़ीसा का मैदान, जिसे हम उत्कल का मैदान भी कह देते हैं। उत्कल मैदान, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसका विस्तार महानदी के मुहाने से लेकर के और गोदावरी नदी तक, गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वहां तक इसका विस्तार है, जिसे हम क्या कह देते हैं? उत्कल का मैदान। दूसरा जो है हमारा, जिसे हम आंध्रा मैदान भी कह देते हैं, आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। और तीसरा है हमारा तमिलनाडु का मैदान। जो तमिलनाडु तट के सहारे सहारे फैला है। तमिलनाडु के मैदान को हम कोरोमंडल तट भी कह देते हैं। ये तटों के जो नाम है आपको आने चाहिए, क्योंकि ये क्रॉस मैचिंग के लिए पूछ लिए जाते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा कि हम जब उत्तर लिखते हैं तो उसको इन नामों से पढ़ने में, कई बार किताबों में भी पढ़ते हैं कि कोरोमंडल तट के सहारे सहारे ये स्थितियां हैं, तो पढ़ने में भी आसानी होती है और कई बार सीधे सीधे प्रश्न भी इनसे पूछे जाते हैं। आंध्रा का जो तट है, आंध्र प्रदेश के मैदान का जो तट है, उसे हम उत्तरी सरकार कहते हैं। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट का विस्तार आंध्र प्रदेश के सहारे है। उत्कल मैदान का विस्तार उड़ीसा के साथ है, उड़ीसा में है। और जो कोरोमंडल तट है वो हम तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र है उसको हम कोरोमंडल तट कह देते हैं। अब इससे जुड़ी हुई मुख्य बात है तो यह है कि ये मैदान काफी चौड़े हैं इसकी अपेक्षा। इनका विस्तार जो है 100 से लेकर के 150 किलोमीटर तक की, 80 से लेकर के 150 किलोमीटर तक की चौड़ाई में ये मैदान मिलते हैं। और जहां नदियों के मुहाने हैं, जैसे गोदावरी का डेल्टा बड़ा है, कृष्णा का डेल्टा काफी बड़ा है, तो इन मुहानों के पास या इन डेल्टाओं के साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र का विस्तार है वो कहीं अंदर तक और चला गया है, उसका विस्तार और ज्यादा देखने को मिलता है। ये तीन मुख्य इसके भाग हैं, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु का मैदान। यहाँ पे जो कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है
गोदावरी नदी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा है काफी विस्तृत है, और इन्होंने यहाँ पर जो श्रृंखला है पर्वतों की, हमने देखा है कि यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वतों का भी विस्तार है, लेकिन इस नदियों के बहाव और अवसाद के कारण ये घर्षित भी हो चुके हैं काफी, और इनके बीच में तो लगभग विलुप्त हो चुके हैं। गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टाई क्षेत्र है, इसके बीच में पूर्वी घाट पर्वतमाला का विस्तार नहीं मिलता, मैदानी प्रदेश का विस्तार मिलता है। इन दोनों नदियों के बीच में जो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है और कृष्णा नदी का जो डेल्टा है, इसके बीच में एक बहुत बड़ी डेल्टाई झील पाई जाती है, इसका नाम है कोलेरू। कोलेरू झील जो काफी बड़ी है, इसमें ये डेल्टाई झील है, और ये किस किस के बीच पाई जाती है? कोलेरू जो झील है वो उड़ीसा में पड़ती है। इसी के साथ साथ तट पे कुछ लेगून्स पाई जाती हैं। लेगून बैक वाटर्स जो होते हैं, हमने देखे पश्चिम में जब हमने पश्चिमी घाट पढ़ा तो हम इस बात का जिक्र करना भूल गए कि यहाँ पर कई नदियां, जैसे नदियां जब जाती है और समुद्र में मिलती हैं, उससे पहले जैसे यहाँ पे ये समुद्र है, तो नीचे वाला रीजन हम समुद्र मान लेते हैं, तो नदी के मुहाने पर जब बालू की दीवार एक खड़ी हो किसी कारण से, तो नदी का जो जल है वो समुद्र में ना मिल करके और एक समुद्र के समानांतर, जैसे ये समुद्र है तो उसके समानांतर एक लंबी झील का निर्माण कर देता है, जिसे केरल में कयाल कहते हैं। हम बात कर रहे हैं ये मालाबार तट की। कयाल क्या होते हैं कि जब नदी के मुहाने पर बालू जनित अवरोध पैदा हो जाते हैं, और तो उसका जल समुद्र में ना मिल करके एक झील का निर्माण कर देता है। झील को कयाल कह देते हैं या लेगून भी कह देते हैं। तो यहां पर एक लेगून है केरल में, बेम्बनाड काफी फेमस लेगून है। तो ऐसे ही प्रवाल जनित जो झीलें होती हैं, उसमें से प्रवाल क्या करते हैं, समुद्र के किनारे किनारे एक भित्ति बना देते हैं। जैसे ये हमारा इधर का रीजन समुद्र है, और वो भित्ति क्या कई जगह से खुली रहती है, अवरोध जनित काम करती है, तो इधर का जो रीजन है पानी इसमें मिलता रहता है और एक झील का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर चिल्का झील जो है, लेक कोलेरू आंध्र प्रदेश में, क्षमा करें, चिल्का झील उड़ीसा में है। ये कुछ झीलें हैं यहाँ पे, एक पुलिकट झील भी है। ये कुछ बैक वाटर्स हैं जो इसके सहारे हमको देखने को मिल जाते हैं। रही यहाँ पर उत्तरी सरकार में विशाखापट्टनम, आंध्रा के मैदान में विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है, इसके संदर्भ में भी हम बात करते हुए चले। विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम, ये उत्तरी सरकार का जो मैदान है, वहां पर दो प्रमुख बंदरगाह हैं। विशाखापट्टनम में ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, एक डॉल्फिन रॉक है, डॉल्फिन चट्टान के पीछे बंदरगाह है, जिसके कारण विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है वो भारत का सर्वाधिक सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। किस रॉक के चलते? डॉल्फिन रॉक के चलते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में, कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे जुड़ा हुआ सीधा प्रश्न सामने आया है कि कौन सा बंदरगाह है जिस पर डॉल्फिन रॉक के चलते जो जलयान है या जलपोत है वो सुरक्षित रह पाते हैं। सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है भारत का विशाखापट्टनम, डॉल्फिन रॉक के चलते। इससे जुड़ी हुई बात थी, इसलिए हमने देख ली। यहाँ की अगर हम फसलों की बात करें तो कृष्णा गोदावरी के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, इनमें चावल की पैदावार बहुतायत होती है, खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। इसके अलावा नारियल, केला, सुपारी, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में इस पूरे तटीय क्षेत्र में पैदा होते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो पुलिकट झील के किनारे ही है। इसमें से कुछ बातें हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है हमारा इसी पूर्वी तटीय प्रदेश पर ही। इसके अलावा जो चांदीपुर रेंज है, चांदीपुर टेस्टिंग रेंज, आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि फलानी मिसाइल का प्रक्षेपण चांदीपुर जो प्रक्षेपण रेंज है या टेस्ट रेंज है वहां पर, तो ये चांदीपुर जो टेस्ट रेंज है वो उड़ीसा में ही है, इसी तट के सहारे। अब हम इस तट को लगभग पढ़ चुके हैं।
इससे जुड़ी लगभग जो महत्वपूर्ण बातें वो समझ चुके हैं। अब हम हमारे जो द्वीप समूह वाला पार्ट है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें भी कुछ बातें अगर हो सकता है छूट गई हो आप बताना जरूर। अब हम देखेंगे द्वीप समूह। हमारे भारत के पूर्वी तट पर जो आइलैंड्स हैं, हमारे भारत की पूर्वी ओर ये बे ऑफ बंगाल पड़ता है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, इधर जो है हमारा अरेबियन सी पड़ता है, अरब सागर। तो पूर्वी तट के सहारे जो द्वीप हैं या बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उन्हें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कह देते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड। और पश्चिम की ओर जो द्वीप है भारत की मुख्य भूमि के जो अरब सागर में है वो है हमारे लक्षद्वीप। अब हम इनका एक एक का अध्ययन करेंगे ऐसे। तो हम पहले ले लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरीके से श्रृंखलाबद्ध ये द्वीप है और लक्षद्वीप अपेक्षाकृत छोटे द्वीप है। तो हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। हम जब भारत का इंट्रोडक्शन देख रहे थे तब भी हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो है उनको देखा था। तो आप इस वीडियो में जाकर के भी इससे जुड़ी हुई बातों को और देख सकते हैं। हम उन्हीं बातों को यहाँ पर डिस्कस दोबारा नहीं करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बात करें तो यहाँ टोटल अप्रोक्सीमेट 350 द्वीपों का ये समूह है, जिसमें से लगभग 38 जो द्वीप हैं, जो 38 द्वीप है उन पर ही मानव निवास देखने को मिलता है। बाकी के जो द्वीप है उन पर वनस्पति और इनका विस्तार है, निर्जन क्षेत्र है। लगभग 38 द्वीप ऐसे हैं जिन पर मानव रहते हैं। अगर हम बात करें कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ, तो कई भूगोलविदों का मानना है कि ये जो हमारा हिमालय है, ये हिमालय का ही बलित पर्वत का जब निर्माण उस समय हो रहा था, हिमालय जनित जो बलित पर्वत है, तो ये सागर में उत्पन्न उसी श्रृंखला का आगे हिमालय का आगे निकला हुआ भाग जो है वो आज हमको लक्षद्वीप क्षमा करें अरब जो हमारे बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनके रूप में ये बलित पर्वतों का अवशिष्ट भाग है जो हमको देखने को मिलता है, ऐसा इनका मानना है। ये सागरीय बलित पर्वत के अवशेष जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कई इन्हें ज्वालामुखी जनित द्वीप भी कह देते हैं, जिसका प्रमाण हमको बैरन द्वीप के आसपास भी मिलता है। तो एक स्पष्ट मत इस विषय में नहीं है, लेकिन ज्यादा जो मान्यता वो यही है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो बलित पर्वत सागर में जो पैदा हुए हमारे हिमालय के निर्माण के समय उन्हीं का विस्तृत हिमालय का विस्तृत रूप आगे जब सागर की ओर निकला तो वो ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में परिणत हुआ। कई लोग इसको एटोल भी या प्रबाल भित्ति जनित द्वीप भी कह देते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें एक बात या एक मत पूर्णतः कह देना कि ये केवल ज्वालामुखी क्रिया से जनित द्वीप है, ये भी सही नहीं है। ज्यादा जो झुकाव है वैज्ञानिकों का वो इस मत की ओर है। अब हम बात करते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों की। तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये कई बार एग्जामिनेशंस में आया है, वो है सैंडल पीक। सैंडल पीक या सैंडल चोटी भी कह देते हैं। इसकी हाइट है 738 मीटर। ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कई बार, सैंडल पीक जो हमको जब क्रॉस मैचिंग के लिए दे देते हैं, जैसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी दे दी, विंध्यन श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दे दी, अलग अलग पर्वत श्रेणियों की चोटियों के नाम, चोटियां और उनके क्षेत्र दे दिए जाते हैं जिनको आपको क्रॉस मैच करना होता है। ये हम केवल थर्ड ईयर के प्रोस्पेक्ट से तो पढ़ ही रहे हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ ही रहे हैं, पर चीजें हमको आगे किस प्रकार से हम
जो हमारा अध्ययन है उसको व्यवहार में परिणत कर सके, इसके लिए मैं बताता चलता हूँ आपको कि आप इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की जो है वो सैंडल पीक है। दूसरा जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर पड़ती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है इससे जुड़ी हुई, वो है बैरन द्वीप। ये बैरन द्वीप जो है भारत का, इस द्वीप पर एकमात्र जागृत ज्वालामुखी हमको देखने को मिलता है और ये अंडमान, जो उत्तरी अंडमान है उसके पूर्व की ओर ये स्थित है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी। कई बार पूछा गया है। दस डिग्री जो चैनल है हमारा, 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग कर देता है। अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है, हालांकि हम पहले देख चुके हैं लेकिन फिर भी मैं बताता चलूं, अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है 10 डिग्री चैनल मतलब 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। और हमारा भारत का जो दक्षिणतम बिंदु जो है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हम पहले भी देख चुके हैं। मैं आपको ये रिवाइज कराता चलूं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि पीओके में सिचुएटेड है। इसके अलावा हमारे भारत की जो मुख्य भूमि है, मेनलैंड का अगर दक्षिणतम बिंदु देखें तो वो कैप कॉमोडिन है। आप इससे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये अरब सागर या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी ये पूरी होती है यहाँ पे। 2003 की जब सुनामी यहाँ पर आई, जो जावा के निकट जब समुद्र के नीचे भूकंप आया तो भयंकर सुनामी आई और इससे हमारा जो पूर्वी तट है उस पर भयंकर विनाश हुआ। 10,000 से अधिक लोग मारे गए। लेकिन यहाँ पर रहने वाली कुछ जनजातियां हैं, उन जनजातियों में एक भी मौत इस सुनामी के चलते नहीं हुई। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। बहुत रहस्यमय किस्सा है, इसके ऊपर रिसर्च भी काफ़ी हुआ है। कभी उसकी चर्चा बाद में फिर कभी करेंगे जब फ्री समय होगा, अभी वीडियो को लंबा नहीं करें। और हमारे अरब सागर आइलैंड को देख लें। मुझे लगता है शायद आज की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, अगले वीडियो में हम अरब सागर को कवर करें, अरब सागर और उसके द्वीपों को कवर करें। उसके बाद हम भौतिक विभाग को कंप्लीट करके फिर हम हमारे देश की जो जियोलॉजी है, जो चट्टानों का प्रारूप है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।